हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ एंड उसके एप्लीकेशन। और यह है यूनिट 7 इग्नू BSCT 135। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ हीट के बारे में, वर्क एंड एक्सप्रेशन फॉर वर्क एंड अ गैसियस सिस्टम, पार्ट डिफरेंस ऑफ वर्क एंड हीट। आफ्टर दैट we learn some फैक्ट अबाउट इंटरनल एनर्जी एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और उस फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ। आफ्टर दैट हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस, then equation of state for an adiabatic process, after that work done in an adiabatic change and adiabatic change in this speed of sound में क्या वेरिएशन होता है, क्या फ़र्क पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड में, उसके हम बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो समरी टर्मिनल क्वेश्चंस हैं कुछ, और उसके बाद सॉल्यूशन एंड आंसर दिए गए हैं। और एडियाबैटिक लैप्स रेट के बारे में आप अपेंडिक्स 7 में पढ़ सकते हैं जैसे कि। ठीक है सर। ओके, सो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात करी थी टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, सो इसमें आप पढ़ने वाले हैं हीट का क्या नेचर होता है। और आप थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से अवेयर तो हैं ही हैं, आप अपने स्कूल करिकुलम में आपने पढ़ाई होगा। सो यहाँ पे हम लोग इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इस चैप्टर में दोस्तों। ठीक है, सो 7.1 में इंट्रोडक्शन का दिया गया हुआ है, जिसमें कि बताया गया है कि हीट का जो नेचर होता है वो क्या होता है। तो हीट का नेचर सिंपली मीन्स लाइक हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ मोशन, सम फॉर्म ऑफ अ मोशन, जो कि हमें बताता है कि हीट इज इक्विवेलेंट टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मच ऑफ आवर वर्ल्ड वर्क बिकॉज ऑफ दिस इक्विवेलेंट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी that lights our houses, operates machines and run originate. Okay friends, after that we also talk about the work done on a system or by system। और उसके बाद हम लोग करेंगे दोस्तों पढ़ने के बाद आप जैसे कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा ये यूनिट पढ़ने के बाद, मेरे साथ पढ़ने के बाद, जो कि है नेचर ऑफ हीट। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय डिफरेंट थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देन इंटरनल एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद कैसे हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, और हीट कैपेसिटी और में डिफरेंस बिटवीन निकालेंगे कि गैस में जो एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसका जो हीट कैपेसिटी में डिफरेंस बिटवीन होता है उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। उसके बाद डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्टेट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। देन नेचर ऑफ हीट। ओके फ्रेंड्स, सो लाइक यहाँ पे दिया गया है नेचर ऑफ हीट। तो नेचर ऑफ हीट के बारे में हम जैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे हम देखते हैं एक्सपीरियंस करते हैं कि ग्लास ऑफ आइस कोल्ड वाटर लेफ्ट ऑन द टेबल ऑन अ हॉट समर डे इवेंचुअली वार्म अप, वेयर एज अ कप ऑफ हॉट टी ऑन द सेम टेबल कूल्स डाउन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इट मीन्स दैट जब when temperature of a closed system water or tea in this case is different from that of the surrounding, energy is exchanged till such time that thermal equilibrium is established। इसका मतलब है कि जैसे आपने ठंडा पानी का गिलास रखा या फिर गरम पानी का गिलास रखा, ठीक है, तो आप जैसे देखते ही हो कि जो ठंडा पानी है वो गर्मी में गर्म हो जाता है, एक टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो गई सराउंडिंग के एक्सपेक्ट में, ओके, रिस्पेक्ट में। तो इसमें क्या थर्मल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जो है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हुई जब तक उसका बॉडी में जो मतलब उसका मतलब वो ठंडा है और जो सराउंडिंग्स में है वो गर्मी है। तो जब तक उसका जो इक्विलिब्रियम नहीं आ गया, जब दोनों एक ही टेम्परेचर पर नहीं आ गया तब तक, तो नेचर ऑफ हीट इसी को कहा जाता है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होना कि एक बॉडी से और उसके सराउंडिंग में जब तक वो सेम टेम्परेचर पर नहीं आ सकते। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों
और लाइक जैसे हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो आपने देख ही लिया कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र में यूज़ होती है। और उसके बाद देखा आपने नेचुरल डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ ऑलवेज फ्रॉम द बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर टू दैट लोअर टेम्परेचर। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के साइड होगी, कभी भी लो से हाई नहीं हो सकती, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगी एनर्जी हमेशा फ्लो होगी, ठीक है। दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, जो कि एनर्जी हमेशा ट्रांसफ़र होगी हीट के फॉर्म में और उसके जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके ओके। और देन हीट इज़ अ क्लोजली कनेक्टेड टू द मोलिकुलर मोशन, तो और जो हीट हमारा वो हमेशा मोलिकुलर मोशन में हमेशा वो कनेक्टेड रहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं वर्क आया, तो व्हाट इज़ वर्क, सो सिंपली वी मीन्स वर्क लाइक, जैसे कि आप जानते हो कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का क्या कारण हो सकता है, कारण ये है कि उसमें टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से ये एनर्जी होता है, मतलब ट्रांसफ़र होता है जैसे कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, और उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को कहते हैं हीट कहते हैं। तो जब वो एनर्जी मान लो एक गिलास, जो मान लो एक कप ऑफ टी है, उसमें मतलब चाय भरी हुई है, गर्म है, ठीक है, वो आपने टेबल पे रख दी, वो कुछ समय बाद आप ठंडी हो जाएगी, आप जैसे नोटिस करोगे। तो ठंडी हुई है तो मान लो टेम्परेचर में डिफरेंस था, तो जब तक वो ठंडी हुई तो उस जो ठंडी हुई तो गर्म से ठंडा हुआ है, तो हाँ इससे लो टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से हुआ है। सो इसमें कुछ काम वर्क डन भी हुआ, मतलब कुछ काम हुआ है सिस्टम के द्वारा, इस सराउंडिंग्स के द्वारा, सो बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। सो ये जो वर्क होता है जिसमें कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो इस कॉन्सेप्ट में इसी को वर्क कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, बट इट इज़ पॉसिबल एनर्जी इंटरेक्शन इज नॉट कॉज बाय टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दी सिस्टम एंड सराउंडिंग। व्हेन एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम एंड इट इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ हीट, इट इज़ अ वर्क। मीन्स ये है कि जब एनर्जी बाउंड्री, जो सिस्टम की बाउंड्री होती है, क्रॉस करती है और हीट के फॉर्म में ना हो, उसे वो वर्क कहा जाता है। अगर एक सिस्टम, इफ अ सिस्टम एज अ होल एक्सपर्ट ऑन इट्स सराउंडिंग सो दैट इट डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, द वर्क डन दैट इज डन बाय और ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटर्नल वर्क। ओके, इज कॉल्ड एक्सटर्नल वर्क। जैसे कि आप मान सकते हैं सिलेंडर एक यूनिफॉर्म प्रेशर एक्सपेंड करता है, देन इट इम्पार्ट मोशन टू द पिस्टन एंड डज एक्सटर्नल वर्क इन दिस सराउंडिंग। On the other hand, work done by a part of the system or another part is called internal work. Okay, then हमारा आता है नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्रेशन फॉर वर्क। तो एक्सप्रेशन फॉर वर्क में देखेंगे दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में कि वी एक्सप्रेस द वर्क इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल ऑफ द सिस्टम। मीन्स ये है कि हम स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, लाइक जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, होता है। मीन्स ये है कि ये पाथ पे डिपेंड है। इसको जैसे लाइक हम इसको कह सकते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन शॉर्ट द सिस्टम इज ऑलवेज एंड नियर इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट इज प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक। ओके, सो फर्स्ट आता है हमारे पास गैसियस सिस्टम। गैसियस सिस्टम में हम दोस्तों देखेंगे, जैसे मान लो ये हमारे पास एक पड़ा हुआ हमारे पास पकड़, इसमें पिस्टन लगा हुआ है। लाइक अगर हम पिस्टन को नीचे की तरफ फोर्स करेंगे, पर यूनिट एरिया पे फोर्स लगेगा, तो फिर इंटरनल और एक्सटर्नल लाइक वर्क होगा इसके ऊपर। मतलब पिस्टन पे फोर्स कितना लगेगा, P/A। आप जैसे यहाँ देख रहे हो P/A लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और ये मान लो नीचे की साइड आएगा तो I की डिस्प्लेस हो रहा है, देन यहाँ F हो रहा है। और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स, सो वर्क डन हो रहा है ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ अ गैस सिस्टम। हेयर I and F स्टैंड फॉर द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। सो जब पिस्टन, इफ द पिस्टन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स थ्रू dx, जब नीचे के साइड फोर्स लगेगा, पिस्टन के साइड लगेगा, तो हम उसको लिख सकते हैं वर्क डन कितना हुआ उस सिस्टम पे। तो वर्क डन इक्वल टू डेल W इक्वल टू P/A dx। तो इसमें जो A dx है ना दोस्तों, ये इसमें इंक्रीज़ करता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है सिस्टम ड्यू टू आउटवर्ड मूवमेंट। तो ऊपर के साइड हम खींचेंगे, देन आप देख रहे होगे, ओ सॉरी फ्रेंड्स एक सेकेंड, देखो इसमें क्या है
कि इस पिस्टन को मान लो ऊपर नीचे करेंगे तो इसमें वर्क डन होगा। मान लो इसमें गैस भरी हुई है तो कंप्रेस होगी, फिर एक्सपेंड होगी, कंप्रेशन एक्सपेंशन। तो इसी में जो ADX है ये कब होगा, जब वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। और इंक्रीज़ कब होगा, जब ये सिस्टम ड्यू टू जो हम उसको थोड़ा पिस्टन को ऊपर की साइड खींचेंगे तब, और उसका वॉल्यूम को हम, और जो A×DX उसको हम DV लिख सकते हैं क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो पिस्टन के ऊपर कितना हम वर्क डाउन करें होगा, जब वो आउटसाइड पुल होगा तो वर्क डन होगा उसके ऊपर del W इक्वल टू P/dV। ओके, देन जब इफ द सिस्टम एक्सपेक्ट quasi statically from initial volume V1 to final volume Vf, the total work done of the gaseous system on its surrounding is given by W equal to integration Vi to Vf P/dV। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मतलब अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो V1 Vi to V5 मतलब इनिशियल से फाइनल स्टेज पे जाने तक में कितना वर्क डन हुआ है उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, वही करता है। ये देख सकते हो दोस्तों, ये ग्राफ के द्वारा भी हमने यहाँ हम एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ये देखिए PV डायग्राम है, इसको आप दोस्तों देख लीजिएगा एक बार, ये इम्पोर्टेंट है एक्सप्लेनेशन में। ओके, देन आता है वर्क डन एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों कि वर्क डन इन एन आइसोथर्मल फॉर कंप्रेशन ऑफ एन आइडल। जब हम गैस को, आइडल गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसमें कितना वर्क डन होगा। तो आपको याद होगा एन मोल ऑफ आइडल गैस ओबेज द परफेक्ट इक्वेशन ऑफ गैस। ओके, सो आइडल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT। देन हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूम। ऊपर आपने अभी देखा था कि इसमें हमको निकालना था तो P/dV है। ठीक है, तो ये गैस की इक्वेशन है, तो इसमें हम PV इक्वल टू nRT है तो हम PV की वैल्यू डाल देंगे उसमें, तो हमारा आ जाएगा V आइसोथर्मल Vi टू Vf इंटीग्रेट कर देंगे nRT बाई V/dV। सो आपका ये इक्वेशन nRT log ln Vf बाई Vi इक्वल टू 2.303 nRT log 10 to Vf बाई V1। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक आता है वर्क डन इन आइसोकोरिक में। तो जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो जाएगा तो वर्क डन तो कोई होगा ही नहीं। जब वॉल्यूम दोस्तों कांस्टेंट हो जाएगा, जब उस पर कोई काम होगा ही नहीं, जब ना तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, तो वर्क डन तो होना ही नहीं है। तो फिर इस केस में तो जीरो ही होगा वर्क डन, तो इस पर कोई वर्क डन नहीं होगा आइसोकोरिक। ओके फ्रेंड्स, देन हमारा आता है टॉपिक पाथ डिपेंडेंस ऑफ वर्क एंड हीट। सो इसमें हमको देखना है कि पाथ डिपेंडेंस जो होती है वर्क की या हीट की वो कितनी होती है। दोस्तों मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका मैं रख लेता हूँ ब्लू रख लेता हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो जैसा कि हम जानते हो वर्क डन बाय अ गैसियस सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द PV डायग्राम ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये डायग्राम है, आप देख लीजिएगा। जैसे कि है कि इनिशियल टू फाइनल स्टेज, लाइक यहाँ से हम देखोगे तो ACB ये जो है इंक्रीज हो रहा है, वर्क डन हो रहा है इस पर। ठीक है, तो मीन्स क्या है कि जो हमारा होता है जो वर्क है इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्टेट। मतलब ये स्टेट पर नहीं, पाथ पे डिपेंड करता है, यानी कि इसने क्या प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट है आप हीट भी है, जो हीट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्टेट। और इसको आप समझने के लिए आप जैसे देख सकते हो, जैसे आपने मान लो कि आपका दूध का गिलास है। ठीक है, तो दूध का गिलास 30 डिग्री सेल्सियस पे है और आप चाहते हो कि उसको 5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ाया जाए, तो आप अगर उसमें थोड़ा सा हीट ऐड कर दीजिएगा तो उसके हीट के जब ऐड हो जाएगा तो उसका 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा उसका टेम्परेचर। सो इनिशियल तो 30 था, देन उसके प्रोसेस पर डिपेंड हुआ कि 5 डिग्री बढ़ा, तो उसके प्रोसेस पर तो डिपेंड हुआ क्वांटिटी ना। तो इस जब उसके पाथ पर डिफरेंस है तो स्टेट का फंक्शन है ही नहीं, वो तो फिर पाथ का हुआ ना, तो पाथ पर डिपेंड करता है
इसीलिए ना तो वर्क डिपेंड करता है स्टेट फंक्शन ऑफ स्टेट है, और ना ही तो हीट जो है फंक्शन ऑफ स्टेट है। ये दोनों के दोनों पाथ पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप है जो कि आपने अभी देखा कि वर्क डन होता है गैसियस सिस्टम पे, उसके सराउंडिंग्स में कितना होता है। तो हमने अभी ये देख लिया है। देन हमने देखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो उसकी क्या वर्क की क्या इक्वेशन होती है। तो 2.303 nRT लॉग पावर V2 अपॉन में V1 ये हमने देख ली। फिर देखा हमने हीट और जो वर्क होता है दोनों ही जो है पाथ के फंक्शन होते हैं, वो स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, वो उसके प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं, ना कि उसके स्टेट पे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कि आपको एक आइस को मेल्ट करना, तो आइस कब मेल्ट होगी, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा उसका टेम्परेचर। तो इसमें जो है कि कुछ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे डिपेंड करती है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी कांस्टेंट होगी, और उसके अंदर कुछ एनर्जी अंदर भी होगी तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो कैसे उसकी होगी, तो जब उसमें उसका हमको आइस को पिघलाना है तो उस पर कुछ ना कुछ उसका अंदर से जो इंटरमोलिकुलर उसके अंदर कुछ उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं द मेजर शेयर ऑफ एडिशनल एनर्जी इज यूज्ड up in breaking the bonds of internal attraction in ice, and this energy is stored in water system during a phase transition is termed as internal energy. Then मैंने आपको तो बता ही दिया कि जो डिफाइन जो टोटल इंटरनल एनर्जी द सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, और इसको हम U सिंबल से डिनोट करते हैं। और जो इंटरनल एनर्जी होती है डिपेंड्स ऑन दी स्टेट वेरिएबल्स, जो ओनली ये स्टेट वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, पाथ पे नहीं। लाइक टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया और प्रेशर हो गया। ठीक है, आफ्टर आता फर्स्ट लॉ। क्या होता है फर्स्ट लॉ? होता है फ्रेंड्स कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, the total and amount of energy in the universe remaining constant according to the principle we can't get energy out of here. If a energy of a system increase there must be having an equivalent loss of energy of this surrounding. मतलब ये है कि एनर्जी ना तो कभी हम बना सकते हैं और ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है। और ये आप हमेशा याद रखें कि कभी भी एनर्जी जो कहीं से अगर आप आती है, तो अगर एक सिस्टम के पास आती है तो एक सिस्टम उसको लूज़ करता है। तो हमेशा याद रखिए कि यूनिवर्स में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ओके फ्रेंड्स, और देन ये है बाय वे ऑफ हीट इनपुट, चाहे हीट इनपुट के द्वारा हो या फिर इनपुट ओनली हो, या फिर दोनों के द्वारा हीट और वर्क दोनों हो, इनपुट दो, या फिर हीट एब्जॉर्ब हो बाय द सिस्टम। अगर हीट एब्जॉर्ब होती है बाय द सिस्टम तो उसको हम डेल्टा क्यू कहेंगे, और अगर हीट एब्जॉर्ब इज ज़ीरो होता है, वर्क डन द सिस्टम इज ज़ीरो है और वर्क डन द सिस्टम में ऑल्सो ज़ीरो होगा, देन हीट एब्जॉर्ब इज ज़ीरो होगा। अगर वर्क डन ऑन द बाय द सिस्टम होगा तो वर्क डन मतलब डेल्टा डब्लू, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज माइनस डेल्टा डब्लू। अगर सिस्टम के ऊपर, अगर यहीं पे अगर बाय द सिस्टम होता तो डेल्टा डब्लू ओनली होता, बट ये ऑन द सिस्टम के ऊपर वर्क होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज हुआ है। आफ्टर दैट लेट द हीट एब्जॉर्ब बी डेल्टा क्यू एंड द लेट द वर्क डन बाय द सिस्टम इज, देखो मैंने बोला ना अगर बाय द सिस्टम होगा तो डेल्टा डब्लू होगा, तो वर्क डन कितना होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं। ये कलर मैं चेंज कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इंक्रीज इंटरनल हीट एब्जॉर्ब प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस में वर्क डन। Mathematically, thermodynamics में formal statement internal energy of a system is a function of the state of the system, and any change in it during a thermodynamic process is equal to the sum of it given to the system and the work done on the system.
दोस्तों ये आप याद रखना, जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनामिक्स ये स्टेट का फंक्शन है, और जो मैंने आपको हीट का बताया था वर्क डन, वो जो है वो पाथ के फंक्शन है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है फेज चेंज एंड इंटरनल एनर्जी पे, आप ये देख लेना कि 1 ग्राम वाटर है एंड स्टीम एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस से इतना ऑक्यूपाई वॉल्यूम कर रहा है, तो हमको निकालना है इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ। तो डिफरेंशियल फॉर्म में आप जैसे देख सकते हैं कि फंक्शन लाइक वर्क और हीट जो है पाथ डिपेंडेंट होता है, तो शो विल बी द चेंजेस इन दिस। तो बट जो इंटरनल एनर्जी जो मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये पाथ के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। सो इससे हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस तरीके से लिख सकते हैं। डेल्टा ई जो अभी हमारा पास था इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन क्या था, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस में डेल्टा डब्ल्यू था। माइनस इसमें इसलिए लगा क्योंकि अब ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है। ओके, नहीं तो वैसे इक्वेशन में प्लस ही होता है, बट यहाँ पे ऑन द सिस्टम हुआ है, इसके वजह से नहीं यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, डी यू इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। सो डी क्यू क्या डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। यही फ्रेंड्स डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ पे, आप देख सकते हैं, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ में जो बहुत सिग्निफिकेंट, जैसे कि इसने इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड हीट एज एनर्जी इन ट्रांसिट बीइंग एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। तो इट रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मशीन विच कैन वर्क ऑन इट्स ओन विदाउट एन इनपुट। तो इससे जो है एक पॉसिबिलिटी है कि जो हम मशीन बनाए वो अपने आप वर्क करे बिना किसी इनपुट के।